सॉरी। हाँ, आज 1094 है। और 9 अप्रैल को डॉक्टर आज हम लोग 7:30 बजे हिंदी सेशन में हम लोग उपस्थित हैं। आइए 1 मिनट का मौन प्रार्थना करें और फिर आगे हम लोग चलेंगे। धन्यवाद। साथियों, जैसा आप जानते हैं, हम लोग प्रतिदिन हिंदी में 7:30 से 8:30 और 8:30 से 9:30 अंग्रेजी में, और उसके बाद में मलयालम में लेक्चर हुआ करता है। इस अवसर पर हम लोग एक स्पीकर के अनुभव को सुनते हैं। आज हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर आनंद कुमार। आज के इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक वेबिनार में एक डॉक्टर आनंद कुमार जी हैं। आनंद कुमार जी BHMS तथा पोस्ट ग्रेजुएट किया है। उन्होंने स्नातक का काम BHMS जो है तो GD मेमोरियल से किया, और फिर उसके पश्चात सर ये राजस्थान से, जोधपुर से इन्होंने ये किया है, क्या कहते हैं, MD किया। अपना बहुत सारे प्रैक्टिस करने के बाद में कई एक जगह से भी जुड़े रहे हैं। ये GD ऑफिसर, GD मेडिकल कॉलेज में मेडिकल ऑफिसर के रूप में भी काम किया। ये कुछ शोध पत्र भी इन्होंने दिया है, और कई एक सेमिनार में भी इन्होंने लेक्चर, इनके लेखन क्षमता भी है। आइए इनके लेक्चर्स को सुनते हैं। आज ये अपना जो विषय है इनका, वह है क्लिनिकल केसेस फ्रॉम माय क्लिनिक। तो डॉक्टर आनंद जी, आप अपना क्लिनिकल केसेस और होम्योपैथी को चालू कर सकते हैं। आनंद जी, आप अपना शुरू कीजिए। जी सर। सर, आई एम ऑडिबल? टेबल है, आप शुरू कीजिए। हाँ। जी। शुभ संध्या मित्रों। आदरणीय गणमान्य चिकित्सक, मेरे गुरु डॉक्टर साहनी सर एवं शामिल हुए सभी बंधुओं का हृदय से आभार, जिन्होंने इस वैज्ञानिक गोष्ठी में भाग लेकर मेरा उत्साहवर्धन किया। जैसा कि आप जानते हैं, आज होम्योपैथिक दिवस की पूर्व संध्या है। मैं उन सभी चिकित्सकों का सम्मान करता हूं जो होम्योपैथी चिकित्सा के माध्यम से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज मैं होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हनीमैन को भी नमन करता हूं, जिनकी जयंती के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। आज के इस तेजी से बदलते युग में, जहां जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं, वहां होम्योपैथी एक सुरक्षित, सरल और प्रभावी चिकित्सा पद्धति के रूप में अपनी महत्ता को दिखाता है। यह न केवल रोगियों का उपचार करती है, बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व, शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करती है। इन्हीं बातों के साथ आज मैं, आनंद कुमार, अपना वैज्ञानिक गोष्ठी का संध्या सत्र शुरू करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मेरे द्वारा ठीक किया हुआ एक प्रोस्टेटिक नोड्यूल का केस है, जिसपे कि आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक क्लिनिकल डायग्नोस्ड केस, नोड्यूल इन द प्रोस्टेट ग्लैंड। मरीज का नाम आर महतो, उम्र 54 साल, पुरुष थे, जिनका चीफ कंप्लेन ब्लीडिंग ड्यूरिंग क्वेश्चन, सीमेन मिक्स्ड विद ब्लड ड्यूरिंग मास्टरबेशन, nausea after eating, right testicle enlarged, नोड्यूल बोथ लोब ऑफ प्रोस्टेट, जो कि USG के द्वारा डायग्नोस हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड में नोड्यूल था। और जैसा कि आप चीफ कंप्लेन में भी देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन के दौरान उनकी ब्लीडिंग हो जाती थी। उन्होंने मास्टरबेशन के दौरान भी चेक किया तो उसमें भी उनको ब्लीडिंग हो जा रही थी। खाने के दौरान उनको नौसिया होता था। दाहिना टेस्टिकल इन्लार्जमेंट था। प्रेजेंट presentation of case history: a 54-year male from Patna city was A 54-year male from Patna city was presented with bleeding during question, semen mixed with blood,
During masturbation, he used to have nausea after eating. Right-sided testicle enlargement. USG report indicated nodule in both lobe of prostate. The prostate nodule was lump or area of hardness under the surface of prostate. ये आप रिपोर्ट देख पा रहे होंगे, नोड्यूल इन बोथ लोब ऑफ प्रोस्टेट, नियोप्लास्टिक। ये कुछ पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं। पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री को अगर देखें, सर में एक पुराना चोट था, हैड सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर, स्मोकर, एक चेन स्मोकर भी रहा है और काफी सारे पार्टनर्स के साथ उसके सेक्सुअल रिलेशंस भी रहे हैं। फैमिली हिस्ट्री में कोई खास कुछ मिला नहीं। मेंटल प्रेजेंटेशन, पेशेंट सीमेंट फैक्ट्री में एक वर्कर है, एंगर बहुत ही माइल्ड। इवन मैं अगर उस पेशेंट के बारे में आपको बताऊं तो पेशेंट इतना जेंटल, वो आपको डॉक्टर साहब, मालिक, सर के अलावा कुछ नहीं। और जब आप एक पेशेंट को सामने से देखते हैं तो कोई पेशेंट हमारे सामने बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठा है तो कहीं ना कहीं उसके मेंटेलिटी को दिखाया। और जब हम इस पेशेंट की चर्चा कर रहे हैं तो ये पेशेंट बिल्कुल अपने शरीर को सिकोड़ के जैसे एकदम बिल्कुल जी सर, जी मालिक ऐसे करके वो बोल रहा है। हाँ, मैं भी एक लेबर रहा है फैक्ट्री में, तो मैं भी उसका ये आदत बन चुका होगा। लेकिन जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया, पेशेंट वाज टू पोलाइट, बहुत ज्यादा पोलाइटनेस था उसके अंदर। वर्कर इन ए सीमेंट फैक्ट्री, एंगर माइल्ड, कंपनी डिजायर एंड वेरी पोलाइट। यू कैन सी आई हैव रिटन हियर वेरी पोलाइट। सलाइवेशन स्लिप ड्यूरिंग आई, डिटेक्टेड कैटरेक्ट 6 months ago, वांट टू ऑपरेट। पेशेंट का जो नरेशन था, सर मोतियाबिंद डिटेक्ट हुआ है, उसका ऑपरेशन करवाना चाहते थे, बट येट पेशेंट हैज नॉट डन एनी ऑपरेशन। डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर हम की बात अगर हम करें, सेमेन में ब्लड मिक्स होके आना तो ब्लैडर कैंसर की तरफ डिटेक्ट कर हम लोगों को इशारा करता है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज यूरिन मिक्स्ड विद ब्लड एंड इंटेंस पेन, बट यहाँ पे मरीज को कोई दर्द नहीं था, नो पेन एट ऑल। यूटीआई इन्फेक्शन, इट शोज पेल्विक पेन, फ्रीक्वेंट अर्ज ऑफ यूरिन, वॉमिटिंग, फीवर, जो कि पेशेंट में बिल्कुल नहीं था, तो ये भी रूल आउट हो गया। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बेसिकली रिस्ट्रिक्ट विथ फ्लो ऑफ यूरिन, पेशाब का धार कम हो जाता है पेशेंट को, इसमें भी इंटेंस पेन होता है, जो कि यहाँ ये भी नहीं दिख रहा है। यूरेथ्रल कैलकुलाई की बात करें तो ये थोड़ा सोचा जा सकता था कि पथड़ी में पेशेंट को ब्लीडिंग भी होती है, पेन भी होता है, लेकिन वो यूरिन के दौरान भी होना चाहिए, ना कि केवल मास्टरबेशन और सेक्सुअल रिलेशन के दौरान। सीमेन के साथ मिला हुआ नहीं आएगा, तो ये भी रूल आउट हो जाता है। अभी तक का जो मेरे को रिपोर्ट आया और जो भी मैंने पेशेंट में ऑब्जर्व किया, तो ऑन पैथोलॉजिकल एंड कॉजेटिव कंसिडरेशन आई रिपोर्टराइज द केस। यू कैन सी जो मेरे रिपोर्टराइजेशन में आया, प्रोस्टेट ग्लैंड स्वेलिंग, प्रोस्टेट ग्लैंड हार्डनेस, माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज्ड आफ्टर सेक्सुअली। और यहीं पर शायद मैंने गलती करी। जो कहा जाता है कि वी शुड नॉट बी ए प्री ऑब्जर्व, हम लोगों को नहीं कर लेना चाहिए, और ये मुझसे गलती हुई। जो कि मैंने, मेरे दिमाग में जैसे ही पेशेंट ने बताया कि सेक्सुअल मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से उसका रिलेशन रहा है, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं मेडोरिनम, थूजा, सिफिलिटिक, साइकोटिक और ये सब मेरे दिमाग में आना शुरू हो गया था। और ये प्री ऑब्जर्वेशन ही शायद मुझे गलती करवाया, जो कि हम लोग आगे इस पर देखेंगे। तो अब देख रहे हो कि केवल मैंने ये 3 सिम्टम लिया और मेरा जो मेरे दिमाग में मेडोरिनम चल भी रहा था प्रिजिडाइज होके, वो मेडोरिनम फर्स्ट आ गया। और मैंने तो सोचा अब तो मैंने जंग जीत ली, और मैंने मेडोरिनम प्रेस्क्राइब भी कर दिया। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 4 जुलाई 2019 को मैंने मेडोरिनम 1 mg was prescribed in 2 days to be taken in empty stomach morning. He has also given calcareafloor 6x
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसको, कि मैंने मेडोरिनम 2 खुराक देके उसको कैलकेरिया फ्लोर भी कह दिया कि आप ये दवाई 6x का लीजिए। और उसको एक स्पेशल एडवाइस भी किया कि ही वॉज अवॉइड टू हैव सेक्सुअल रिलेशन एंड मास्टरबेशन। आपको अभी किसी तरह से सेक्सुअल रिलेशन में भी नहीं जाना है, और मास्टरबेशन करके भी नहीं देखना है कि ये ठीक हुआ कि नहीं। आप देख पा रहे होंगे करीब करीब 15 दिन बाद 17 जुलाई को वापस से पेशेंट रिपोर्टेड नाइट पॉल्यूशन ऑन। चूंकि मैंने उसको बिल्कुल सेक्सुअल रिलेशन स्ट्रिक्टली अवॉइड किया था, तो पेशेंट वाज नाइट नाइट पॉल्यूशन ऑन 16 जुलाई विथ क्लॉट ऑफ ब्लड स्टेन। उसके वापस से नाइट पॉल्यूशन हुआ जिसमें कि ब्लड स्टेन उसको मिला 17 जुलाई को, जैसा कि पेशेंट ने रिपोर्ट किया। 5 अगस्त 2019, he reported pain in head along with pain in the eyes. No medicine was given, only placebo continued। जैसा कि हम लोगों ने पहले हिस्ट्री में देखा है, पेशेंट का ओल्ड इंजरी हेड में रहा है। तो आई थॉट कि हो सकता है वो इंजरी मेडोरिनम देने के बाद मे बी वो इंजरी का कुछ असर हो। तो मैंने कोई दवा नहीं दिया और उसको प्लेसिबो देके कंटिन्यू किया। 31 अगस्त, he reported decreased eye pain with nausea, no medicine was given। पेशेंट का आंख वाला दर्द बिल्कुल आराम हो चुका था, बट नौसिया था, मैंने कोई दवा नहीं दिया। 17 सितंबर, नो हेड पेन, नो कंप्लेन। पेशेंट फिर से रिपोर्ट किया, सर दर्द नहीं है। क्योंकि वो अभी तक ना रिलेशन हुआ था उसका और न ही उसने मास्टरबेशन किया था, जो कि हम लोगों को उसके एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में कुछ पता चले। ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप ऑन 5 अक्टूबर 2019, कॉल ऑन फोन, हैड एपिस्टैक्सिस, इंस्टेड बीपी वाज नॉर्मल। जैसा कि पेशेंट ने बताया कि सर मेरे को नाक से ब्लीडिंग आया है, तो मैंने उसको बोला कि आप बीपी चेक करवा के देखो, तो सर बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई नहीं है। 22 अगस्त को, हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ब्लड स्ट्रेन परसिस्टिंग बट मच बेटर देन बिफोर। ब्लड स्ट्रेन अभी भी, इंटरकोर्स किया है, ब्लड स्ट्रेन अभी भी आ रहा था, लेकिन पहले से काफी मात्रा में कम आया। फिर एक अच्छा खासा टाइम होने के बाद आई थिंक कि मुझे री रिपर्टाइज करना चाहिए। तो मैंने 22 अक्टूबर को ही फिर से रिपर्टाइजेशन, पेशेंट का एक बार फिर से केस टेकिंग किया और रिपर्टाइजेशन की तरफ गया। अब जो मैंने रूब्रिक लिया है, प्रोस्टेट स्वेलिंग, प्रोस्टेट हार्डनेस, माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज, माइंड माइल्डनेस, माइंड कंपनी डिजायर अलोन व्हेन एग्रावेशन, आई कैटरैक्ट, हेड इंजरी ऑफ द हेड आफ्टर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, और ये रहा मेरा रेपर्टोरियल चार्ट। प्रोस्टेट ग्लैंड स्वेलिंग, प्रोस्टेट ग्लैंड हार्डनेस, माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेसेस, माइंड माइल्डनेस, mind company desire for alone aggravation when eyes cataract, head injuries of the head after। और यहाँ पर मेरा जो लिया गया पुराना के रेपर्टराइजेशन चार्ट था, जिसमें कि मैंने मेडोरिनम को ही सब समझ लिया था और मैंने प्रिस्क्राइब तक कर दिया था। इस रेपर्टोरियल चार्ट में आपको मेडोरिनम दूर दूर तक दिख नहीं रहा होगा। और यहाँ जो हमारा पहला मेडिसिन आया वो आ गया साइलिसिया। मेडिसिन रिजेक्टेड फ्रॉम द रेपर्टोरियल चार्ट। आप इसमें देख पा रहे होंगे कैलकेरिया फास्फोरस कोनियम पल्सरटीला वगैरह आ रही है। तो मैंने इसका रूल आउट कैसे किया, तो कैलकेरिया कार्ब, द फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट डजंट शो कैलकेरिया ग्रुप एंड साइलेसिया इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कैलकेरिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कैलकेरिया का जो बॉडी होता है, फ्लेयर, फैटी, फ्लेबी, और कहीं से पेशेंट में ये नहीं था। वैसे ही फास्फोरस का जो इंडिविजुअल पेशेंट होता है, वो आपका टॉल सिलिंड्रिकल स्टूप्ड शोल्डर, ये भी मुझे पेशेंट में नहीं दिखा। लेकिन ये थर्मली हॉट होता है। साइलेसिया इज कॉम्प्लीमेंट्री टू फास्फोरस। साइलेसिया फास्फोरस के कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। कोनियम मैकुलेटम, it is one of the best medicine of prostate enlargement and sexual symptoms, but on the mental level patient is in great depression or in highly excitement, this mental symptom doesn't show in patient। ऐसा कुछ पेशेंट में मुझे नहीं मिला जो कि कोनियम के तरफ मुझे इशारा करे। पल्सर पल्सर को मैंने थोड़ा सोचा। पल्सर जैसा कि पेशेंट में माइल्डनेस था, और जहां तक हम लोग जानते हैं पल्सर इज वन ऑफ द माइल्ड माइल्ड मेडिसिन इन आवर होम्योपैथी। तो एज वेल, very well that pulsatilla is one of the great female remedy in homeopathy,
Although the mildness and politeness indicated pulsatilla, but the patient was not thirstless and he is thermally hot. तो यहाँ पर पल्सटीला को भी मैंने रूल आउट किया। अब जो मेरा नया ट्रीटमेंट प्लान हो गया, इसमें आप देख पा रहे होंगे 22 अक्टूबर को मैंने साइलेसिया 200 प्रिस्क्राइब किया पेशेंट को 2 डोज में। इन सेम क्राइटेरिया आप एक सुबह खाली पेट में 2 दिन लगातार ले लीजिए। और साथ में मैंने कोई कैलकेरिया फ्लोर, कोई साथ में कोई भी और मेडिसिन नहीं दिया। 31 अगस्त हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ नो ब्लड स्ट्रेन और पेन फीलिंग मच बेटर देन बिफोर। सर, जैसा कि पेशेंट ने बताया 31 अगस्त को पेशेंट वापस सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे केवल 8 से 9 दिन के अंतर में पेशेंट हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद नो ब्लड स्ट्रेन, किसी तरह का कोई ब्लड स्ट्रेन नहीं था। माइल्ड पेन होता था वो भी अब काफी ठीक है। वापस से मैंने पेशेंट को रिपोर्ट करने बोला 15 दिन बाद। 10 नवंबर को पेशेंट वापस से रिपोर्ट करता है, ही कंटिन्यूड रिपोर्टिंग विद नो पेन, नो ब्लड स्टेन। मैंने पेशेंट को एडवाइस किया आप फिर से एक बार यूएसजी करवाओ। 20 दिसंबर को पेशेंट ने करीब, जैसा पेशेंट ने बोला सर 1 डेढ़ महीना दवा खा लेते हैं फिर कराएंगे, तो पेशेंट ने 20 दिसंबर को वापस से यूएसजी करवाया। और आप यूएसजी रिपोर्ट देख पा रहे होंगे, देयर इज नथिंग, किसी तरह का कोई प्रोस्टेट में आपको नोड्यूल नहीं दिख रहा होगा। थोड़ा सा प्रोस्टेट इंलार्जमेंट था, वो भी बाद में पेशेंट का ठीक हो गया। Discussion. In this case of prostate nodule, patient was considered with must past indulged sexual history and excessive masturbation. With consideration for domination of causation and miasm, we prescribed medorinum. अब देख पा रहे होंगे on consideration of domination and causation and miasm, I prescribed medorinum. But we very well know that I failure with medorinum. Silesia emerged as totality. As such, it was prescribed to bring completeness of cure. और जैसे मैंने टोटलिटी के ऊपर बेस करके अपना वापस से रेपर्टराइज किया, साइलेसिया हमारी पहली मेडिसिन आई और जैसा कि मैंने दिया और पेशेंट को रिलीफ हुआ। थैंक यू। चूंकि हमारे पास अभी टाइम है तो हम लोग सेकंड केस की तरफ भी बढ़ेंगे। ये एक केस है ओवेरियन सिस्ट का। आए दिन ओवेरियन सिस्ट के कारण महिलाओं में, लड़कियों में, खासकर यंग एज की लड़कियों में पीरियड्स का बिल्कुल इरेगुलर हो जाता है, काफी परेशान रहती हैं 2 महीने 3 महीने तक। इनका पीरियड बिल्कुल इरेगुलर हो जाता है। लेकिन जो भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि ओवेरियन सिस्ट के पास हम लोगों के पास काफी अच्छा इलाज है और हम लोग ठीक करते हैं पेशेंट का, वापस से पीरियड्स रेगुलर होते हैं। इनको जो भी एक्स्ट्रा परेशानी, इरिटेबिलिटी या एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ वगैरह हो जाते हैं, उन सब का ये सारा ओवेरियन सिस्ट के कारण ही परेशानी होती है और वो सब ठीक होती है। तो हम लोग केस के ऊपर आते हैं, क्रॉनिकसिटी इन ovarian cyst understanding with homeopathic approach through observation of a case। ये टॉपिक है मेरे केस का। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, द ओवरीज आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दे प्रोड्यूस द हार्मोन्स इंक्लूडिंग एस्ट्रोजन that trigger menstruation. Their function is also to release egg each month for possible fertilization। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ओवरीज का काम है अंडा देना, जो कि फर्टिलाइजेशन को पॉसिबल करे। फाइंडिंग ए लंप इज अलार्मिंग बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर हार्मलेस। ये एक अलार्मिंग सिम्टम तो है, लेकिन मोस्टली ये हार्मलेस ही होते हैं। लेकिन ये जो सिम्टोमेटिक वो अपना पेशेंट के ऊपर लक्षण देना शुरू करते हैं, जिसके वही मैंने जैसा कि पहले बताया, ये पीरियड्स को इरेगुलर कर देते हैं। सिस्ट्स एंड ट्यूमर्स आर टू कॉमन टाइप ऑफ लम्प्स। इट कैन बी हार्ड टू टेल देम अपार्ट बिकॉज दे आर ऑफन फाउंड इन द सेम प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, इट इज पॉसिबल टू हैव both ovarian cyst and ovarian tumors. However, there are few key difference between two. A cyst is a small sac filled with air, fluid, or other materials.
A tumor refers to an any usual area or extra tissue, जैसा कि सिस्ट और ट्यूमर्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं। सिस्ट के अंदर किसी तरह का एयर और फ्लूइड या कोई अदर मटेरियल सेमी सॉलिड टाइप कोई मटेरियल होता है, बट ट्यूमर जो है वो अपने ही टिश्यू का एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाता है। पेन इन द ओवरीज कैन आइदर बी एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट ovarian pain comes on quickly and goes away in a short period of time. Chronic ovarian pain usually starts more gradually than it lasts for several months or longer. Ovarian pain may be continuous or it may come and go. It may get worse with certain activities such as exercise or urination. जैसा कि आराम से आप देख पा रहे होंगे, ओवेरियन पेन कंटिन्यू करता है और वो आता है और चला जाता है। और ये वर्स कब हो जाएगा? एक्सरसाइज, यूरिनेशन या फिर कोई भी उस टाइप का लेबर वर्क करने में, अगर छोटे एज की लड़कियां हैं साइकिलिंग वगैरह में, ये पेन बढ़ सकता है। इट कैन बी माइल्ड दैट वन हार्डली नोटिस इट, और पेन इन द ओवरीज कैन बी सो सीवियर दैट इट इंटरफेयर्स विद द डेली लाइफ। ये डेली लाइफ को भी इंटरफेयर कर सकता है। Common symptom: dull aching or sudden sharp stitching, pain in lower abdomen, nausea and vomiting, irregular menstrual period, pain during intercourse or bowel movements, feeling full after eating a small amount, bloating, PID, endometriosis। जैसा कि ये सारा आप लोग समझ पा रहे होंगे, दर्द के बारे में मैंने पहले चर्चा किया। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये बिल्कुल इरेगुलर कर देता है। इंटरकोर्स के दौरान दर्द हो सकता है, और पेशेंट खाने के बाद भी, थोड़ा खाने के बाद भी पेशेंट को लगेगा कि मैंने काफी ज्यादा खाना खा लिया। ब्लॉटिंग, पीआईडी, इंडोमेट्रियोसिस, इंडोमेट्रियम का काफी मोटा लेयर हो जाता है। अगर सोनोग्राफी करके हम देखेंगे तो उस समय हमें इंडोमेट्रियोसिस की भी रिपोर्ट आएगी। Homeopathic perspective, understanding ovarian cyst. Homeopathic medicine cannot take the place of surgery, but can be a great help to the patient who do not want to go for the surgery or cannot be operated upon due to various medical reasons। जैसा कि हम लोग समझ पा रहे होंगे, होम्योपैथी सर्जरी की जगह नहीं ले सकता है, लेकिन जो भी पेशेंट अगर वो किसी भी कारण से ऑपरेशन में नहीं जाना चाहते हो, या फिर उनका ऑपरेशन किसी भी कारणवश नहीं किया जा सकता हो, उनके लिए होम्योपैथी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इट इज ऑल्सो आइडियल फॉर अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज वेयर फाइनेंशियल फैक्टर्स प्ले ए मेजर रोल इन डिसाइडिंग द ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट। जैसा कि मैंने पहले कहा, फाइनेंशियल फैक्टर भी एक बहुत बड़ा कारण होता है पेशेंट का ऑपरेशन ना करा पाने का। और जैसा कि हम लोग भारत जैसे विकासशील देश में रह रहे हैं, यहाँ पर हमारे 70% आबादी अभी भी एक छोटा ऑपरेशन को बेयर नहीं कर सकती है, और होम्योपैथी वहां पर एक बहुत अच्छे विकल्प के रूप में वो लोग देखते हैं। तो हम लोग उसमें काफी अपना योगदान दे सकते हैं। Study reports: in a study, homeopathic intervention offered positive health changes to a substantial proportion of a large cohort of patients with a wide range of chronic disease. Additional observational research, including studies using different designs, and necessary for further research development in homeopathy. इलिस्ट्रेशन थ्रू अ केस। अब हम लोग केस के ऊपर आते हैं। डेट ऑफ एडमिशन: पेशेंट जो मेरे पास 7 अगस्त 2018 को आई। ए केस ऑफ ओवेरियन लंप, पेशेंट फीमेल, एज 16 ईयर्स, ये भी पटना सिटी की पेशेंट थी। प्रेजेंट कंप्लेन: एमेनोरिया सिंस 2 months विद इरेगुलर मेंसेस लास्ट 1 year। 2 महीने से मेंस बिल्कुल नहीं हुआ है, और पिछले 1 साल से तो सर बिल्कुल इरेगुलर रहा है। कोई भी टाइम नहीं रहता है, कभी भी हो जाता था।
मेंसेस पेनफुल सिंस मेनार्की, जब से मेंस स्टार्ट हुआ सर तब से सीवियर पेन रहता है। पेन इन लोअर abdomen, सिटिंग इन इंडियन सिस्टम ऑफ टॉयलेट, स्क्वेटिंग पोजीशन। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया, पेशेंट के लोअर एब्डोमिनल में पेन होता है, और पेशेंट जब भी भारतीय सभ्यता के शौचालय में यूज करती है तो उसका दर्द ये बढ़ जाता है। ल्यूकोरिया थिन म्यूकस आफ्टर मेंसेस, मेंसेस के बाद लिकोरिया होता है जो कि पतला होता है। यूएसजी फाइंडिंग, यूएसजी फाइंडिंग्स, राइट ट्यूब ओवेरियन लंप इन्फ्लामेटरी। आप लोग देख पा रहे होंगे। बैकग्राउंड, पास्ट कंप्लेंट, मेनार्की एट द एज ऑफ, लगभग 14.5 साल के एज में उसका मेनार्की हुआ। फैमिली हिस्ट्री कुछ खास उसमें मिला नहीं। लाइफ सिचुएशन, प्रेजेंटली सी इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। मेंटल सिम्टम्स, गेट एंगर्ड इजली, liking for music, liking singing, company aversion especially for family, memory ओके। सिम्टम वाइज अगर देखें तो पेशेंट बहुत जल्दी गुस्सा जाती है, चिड़चिड़ा जाती है, म्यूजिक से काफी लगाव है, गाना भी पसंद करती है, और कंपनी बिल्कुल नहीं, अकेले रहना ज्यादा प्रीफर करती है। खासकर फैमिली वालों के साथ, दोस्त के साथ रहती भी है, लेकिन फैमिली से बिल्कुल एवर्सन। फिजिकल, वर्टाइगो, नथिंग सिग्निफिकेंट, हेड नथिंग सिग्निफिकेंट, ये सारे जगह कुछ नहीं मिला। माउथ, टंग व्हाइट कोटेड इंडेंटेड, दांत के बिल्कुल निशान थे जीभ पे और व्हाइट कोटेड थे। फिजिकल, एब्डोमेन, लोअर एब्डोमिनल पेन, स्क्वेटिंग, जो कि मैंने बताया वो बढ़ती है, तो उस समय उसको दर्द होता है। स्टमक एपेटाइट नॉर्मल, डिजायर सॉल्टी फूड्स, फिश, एवर्सन मिल्क, थर्स्ट स्मॉल क्वांटिटी एट लॉन्ग इंटरवल, थोड़ा थोड़ा पानी पीती है बहुत लंबा, यानी कि पेशेंट के पास प्यास भी काफी कम है। स्टूल, माइल्ड कॉन्स्टिपेशन भी था। इन्वेस्टिगेशन अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये पहला सोनोग्राफी रिपोर्ट है। राइट ट्यूबो ओवेरियन लंप, इंफ्लेमेटरी सिस्टाइटिस, पोस्ट वर्डल रेसिडुअल यूरिन 32 ml, अदर स्कैन ऑर्गन्स आर नॉर्मल। पेशेंट का जो राइट ट्यूबो ओवेरियन लंप था। और अगर आप यूरिन कल्चर का रिपोर्ट देखेंगे तो इकोलाई डिटेक्ट हुआ था। ये जहां पेशेंट ने इलाज करवाया, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, रेपर्टोरियल एनालिसिस, rubric selected, mind angered easily, mind singing, mind company aversion, general food drinks, salt desire, general food drinks, sorry salt desire 2 बार हो गया, general food and drinks, milk aversion, stomach thirstless, female genital menses irregular, female genital tumor ovaries, mind remorse, mind estranged family from my female genital means pro, pro, protracted। ये मेरा रिपोर्टोरियल चार्ट है। माइंड एंगर इजली, माइंड सिंगिंग, जैसा कि मैंने रिपोर्ट, आप देख पा रहे होंगे सारे रूब्रिक्स। और इन रूब्रिक के बेसिस पे जो मेरा पहला दवाई निकल के आ रहा है नेट्राम्यूर, सीपिया, और जैसा कि हम लोग जानते भी हैं सीपिया इज वन ऑफ द बेस्ट फीमेल रेमेडी इन आवर पैथी। रेपर्टोरियल एनालिसिस, मेडिसिन सेलेक्टेड, सीपिया 1 ml 3 days once a day in morning before meal। जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने सीपिया 1 ml सिलेक्शन किया, चूंकि नेट्राम्यूर मेरा फर्स्ट मेडिसिन था, लेकिन जहां तक मैंने पेशेंट को खुद ऑब्जर्व किया, आई थिंक सीपिया इज मच सुटेबल फॉर हर, सो आई हैव गिवन सीपिया 1 ml। 3 दिन तक सुबह खाली पेट आपको एक डोज ले लेना है, एंड नो अदर मेडिसिन वेर गिवन। और ये मेरा
फॉलो अप चार्ट है। 7th अगस्त फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन सीपीआर वाज गिवन एंड नथिंग, नो अदर मेडिसिन वाज गिवन, ओनली प्लेसिबो फॉर 20 डेज। 20 दिनों के लिए मैंने पेशेंट को कोई और दवा नहीं दिया और 20 दिन बाद रिपोर्ट करने बोला। 18 अगस्त सडन सीवियर पेन इन एब्डोमेन, compelled to take डायलोना इंजेक्शन एंड गेट रिलीफ बट माइल्ड पेन परसिस्टेड। जैसा कि मैंने आपको बताया था पेशेंट का इकोलाई भी डिटेक्ट हुआ था। तो 18 अगस्त को जो कि पेशेंट के तरफ से मुझे इंफॉर्मेशन आया, काफी ज्यादा दर्द हुआ और मुझे डायलोना लेना पड़ा। सो आई देन आई थिंक आई शुड गिव सम अदर मेडिसिन। पेशेंट अगर चला ही गया तो फिर मैं इलाज क्या कर पाऊंगा। तो जैसा कि मुझे हुआ कि मैंने पेशेंट को मैगफॉस दिया कि कुछ तो दर्द आराम हो, मे बी सीपीआर कैन टेक टाइम। तो मैंने पेशेंट को तत्काल मैगफॉस दिया और उसे सुबह शाम 2 बार लेने के लिए बोला। 22 अगस्त का रिपोर्ट रिपोर्टेड बाय हर मदर ऑन फोन, सी गॉट हर मेंसेस स्टार्ट। जो 2 महीने से पीरियड रुका हुआ था, 22 अगस्त को पेशेंट का मेंस स्टार्ट हो गया। मैंने बीच में मैकफॉस तो दिया था बट उसके बाद आप देख पा रहे होंगे जो भी, नो चेंजेस इन एनी मेडिसिन, एडवाइस टू कीप ऑन टेकिंग प्लेसिबो। मैंने उसको बताया मैंने जो पहला दवाई दे रखा है आप बस उसको लेते रहिए। बेटर एज एमेनोरिया वाज लास्ट अपीयरेंस। अब देख पा रहे होंगे जो पेशेंट 2 महीना से करीब करीब, अब तो उसके 2.5 महीने हो गए थे, तो बिल्कुल जो एमेनोरिया था वो मेन से स्टार्ट हुए और पेशेंट काफी अच्छा फील कर पा रही थी। 3rd September informed that means ceased after 3 days. Now it is followed by heavy leukorrhea। और मैंने पहले भी चर्चा किया था पेशेंट को पीरियड के बाद लिकोरिया हो जा रहा था, थिन था और अभी तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। बट आई हैव डन नथिंग, मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया। एडवाइस हर टू टेक प्लेसिबो। फॉलो अप 25th September, पेलनेस इन यूरिन विथ स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव स्मेल। 25 सितंबर को जो पेशेंट का रिपोर्ट आया, पेशाब काफी पीला हो रहा है, बहुत महक भी हो रही है। आई हैव आई एडवाइज हर टू टेक प्लेंटी ऑफ वाटर्स, सम अदर लिक्विड्स, फ्रूट्स, फ्रूट जूस लाइक दैट, बट आई हैव नॉट गिवन एनी मेडिसिन। और जैसा कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमारा दवाई देने के बाद बॉडी डिटॉक्सिकेट होता है, तो डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट्स नीडेड फॉर क्लीनिंग। मे बी उसका बॉडी डिटॉक्सिकेट हो रहा है, ब्लैडर क्लीन हो रहा हो, इकोलाई के कुछ वो जो भी टॉक्सिकेशन होगा वो बाहर आ रहा होगा। 26 अक्टूबर, सॉरी, मेंसेस अपियर्ड इन टाइम। जो लास्ट पीरियड हुआ था ऑलमोस्ट टाइम पे पेशेंट का वापस से पीरियड स्टार्ट हुआ एंड लास्टेड फॉर 5 days। देयर वेयर माइनर एब्डोमिनल पेन बट ल्यूकोरिया फॉलोड, yet ल्यूकोरिया is continuing patient after period. Now I repeated my medicine in same dose and in same process, CPR 1 ml in 3 dose and advised to take in same way. Oh, sorry. Last time I have given 200, but now I have given in 1 ml. On 20th November, itching in genital region, licoria persisting. This time also mens was in time lasting for 5 days. Again, the mens started at almost time 6 days before. That is okay. No changes in medicine, only placebo. Feeling much better, progressive report. On 5th September, itching in continue, other complaints ceased, licoria to be still persisting। लिकोरिया अभी भी पेशेंट को हो रहा है। 5 दिसंबर को भी नो चेंजेस इन मेडिसिन, एडवाइस टू टेक प्लेसिबो, अप्लाई कोकोनट oil on itching parts and no other ointments। We know very well if we apply any other ointment, maybe the causative agent सप्रेस, और हो सकता था उस सप्रेशन के बाद पेशेंट को फिर कोई और भी कंप्लेन हो सकते थे, या हो सकता है उसका जो ये क्योर होने का वो हो रहा था वो सप्रेस हो जाता। मे बी क्योर होने में हम लोगों को और भी ज्यादा परेशानी हो सकती थी। तो मैंने केवल कहा अब कोई ऑइंटमेंट नहीं, केवल कोकोनट ऑयल यूज करना है। फीलिंग मच बेटर, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट। ऑन 16th January, itching is now stopped,
everything seems to be much better except Licoria. Licoria is still persisting. I changed my medicine. I prescribed Natramur 200 for 5 days. Placebo was also asked to be taken. मैंने Natramur दिया और साथ में placebo दिया. Natramur was indicated with repertorial approach as second prescription required to expedite. On 20th January, only 4 days after, mother informed on phone that mens appeared with severe pain in abdominal region. सर पीरियड स्टार्ट हुआ है लेकिन वापस से काफी तेज दर्द हुआ है. नो मेडिसिन, ओनली मैगफॉस आई हैव गिवन एट दैट टाइम. Now you can see the date 10th February. Mens appeared, persisted with 7 days. वापस से ऑलमोस्ट हर महीने पेशेंट को पीरियड तो हो रहा है लेकिन लिकोरिया अभी भी परसिस्ट कर रहा है. लेकिन जो 10 फरवरी के बाद जो पीरियड स्टार्ट पेशेंट का हुआ है स्टार्ट 15 मार्च को, लिकोरिया ऑल्सो स्टॉप्ड. दर्द भी नहीं था, पीरियड भी था. नेट्राम्यूर देने के बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं नेट्राम्यूर फॉलोड वेल टू सीपिया एंड सीपिया आफ्टर सीपिया नेट्राम्यूर doing much better. So when Natramur applied to the patient, आप देख पा रहे हैं, no patient is much better, period is also okay, and leukorrhea is also stopped. No change in medicine. Advised to keep on taking placebo. Was advised to go for the USG imaging. मैंने पेशेंट को एडवाइस किया कि आप फिर से जाके एक सोनोग्राफी करा के लेके आओ. 10 अप्रैल, करीब करीब एक महीने बाद, 25 days after. Reported on 20th March, USG was done, indicating ovarian follicle to be much reduced and extent of a scar with other complaints. अभी जो पेशेंट ने सोनोग्राफी कराया था वहां पर अभी भी फॉलिकल था ही. ये सारे रिपोर्ट मैं आपको आगे दिखाऊंगा. 26th April, this is the report, hemoglobin 9.4, ESR this with no other complaint. I have given ferrum for 6x and no medicine. 17th May 2020, dry eczematous hard eruption on finger with intense itching, no other complaints. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हमारा टोटलिटी के ऊपर बेस्ड मेडिसिन पेशेंट को दिया जाएगा तो उसके सप्रेस कंप्लेन कहीं ना कहीं से वापस से रीअपियर सरफेस पे आएंगे ही, और तब जाके हम लोग उसको एक क्योर्ड केस कह सकेंगे. तो इसका एक पुराना एक्जिमा था जो कि पेशेंट ने भी नहीं बताया था, वो वापस से इरप्शन निकल के उसके सरफेस पे आया. नाउ आई अप्लाइड नेट्राम्यूर 1m वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर 3 days. नेट्राम्यूर 1m मैंने 3 दिन के लिए वैसे ही सुबह खाली पेट में पेशेंट को अप्लाई किया. ऑन 10th June, इचिंग रिड्यूस्ड टू मिनिमम विथ नो गायनिकोलॉजिकल कंप्लेंट्स. पेशेंट का स्किन का कंप्लेंट भी काफी आराम हुआ, किसी तरह का कोई गायनिकोलॉजिकल परेशानी नहीं है. मैंने कोई मेडिसिन नहीं दिया, ओनली प्लेसिबो. ऑन 5th July, नो एनी कंप्लेंट्स, फील मच रिलीव्ड. पेशेंट के स्किन वाले कंप्लेंट ऑलमोस्ट ठीक हो चुके हैं और गायनिकोलॉजिकल कंप्लेंट ऑलमोस्ट ठीक हो चुके हैं. ऑन 10th August, नो एनी कंप्लेंट, फील्स मच रिलीव्ड. यू कैन सी, and this is the new sonography report. No hepatosplenomegaly, small right ovarian dominant follicle, but the cyst is reappeared. Sorry, cyst is vanished. These are the reports. Discussion on this case. Case presented represent the beginning stage of chronicity. In the case, lump was early detection, indicated through irregularity, menses, and leukorrhea as a concern toward future. Medicine indication for sepia and completed by Natramur suggest that there are wide range of stress at the menarche, which made patient to acquire
पर्सनैलिटी लीडिंग टुवर्ड्स द सीपिया एंड नेट्रम्यूर नेचर। जैसा कि हम लोग पेशेंट के ऑब्जर्वेशन से ही समझे थे, पेशेंट के केस टेकिंग के दौरान हम लोग समझे थे कि ऑलमोस्ट पेशेंट नेट्रम्यूर और सीपिया को कवर कर रही है। और हम लोग जानते हैं स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए नेट्रम्यूर इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इन एनेमिकल कंडीशंस और headaches and this type of gynecological complaints. Discussion on the case. Chronicity was in early developmental stage of SORA that contributed towards the healing process to be complete within a year with homeopathy way of treatment. It was both clarity in selection procedure through the repertory and patient support is एक्सपीडिएटेड अर्ली रिकवरी। बस पेशेंस हम लोगों को रखना होता है, और आई थिंक जो आपका टोटलिटी के ऊपर भरोसा करके पेशेंस रखा जाए, पेशेंट हमारा रिकवर करता ही है। कंक्लूजन, chronicity which continue and persist with the life are greatly helped through the classical practice of homeopathy. Treating case with having clarity in repertorial approach is the most ideal way of practice of homeopathic system of medicine. रेफरेंसेस जो मैंने लिया है वो आप रेफरेंस यहाँ पर देख पा रहे होंगे। These are the references. Radar Opus. Thank you so much. Sir, should I continue the next case? Am I audible? हाँ सर, क्या मुझे और कोई केस शुरू करना चाहिए? हाँ, आप कर सकते हैं, कीजिए ना। अभी आपके पास में 10 मिनट समय है, 10 मिनट में कुछ कर लीजिए। सर, लंबा केस है। शॉर्ट कैसे कर लीजिए, हो जाएगा शॉर्ट करके। ओके सर। ये भी एक यूट्राइन मास का केस है। हाँ होलिस्टिक ठीक है, हीलिंग। हाँ शुरू कीजिए। ओके सर, थैंक यू। होलिस्टिक हीलिंग बियॉन्ड सर्जरी, a clinical cured case of uterine mass. This presentation delves into a classical case of uterine mass successfully treated through a holistic homeopathic approach. We will explore the foundational principle of homeopathy, outline the treatment process, and evaluate the outcomes achieved. By examining this case, we aim to highlight the potential and non-surgical option of managing certain medical conditions. जैसा कि हम लोग जानते हैं यूट्राइन मास जो कि खासकर एक मेनोपॉजल एज में होता है, तो यहाँ पर जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं वो उन्हें सीधे हिस्टेक्टोमी की तरफ सजेस्ट करते हैं, और वहां पर हमारा एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं जहां कि हम अपने दवाई से उसके यूट्राइन मास को ठीक कर दें। जैसा कि जो गायनी डॉक्टर्स होती हैं वो जितना इजीली कि हाँ आप यूट्रस निकलवा दीजिए, बट इफ वी मेट दैट टाइप ऑफ पेशेंट्स जिनका कि यूट्रस निकल चुका है, हम हमें पता चलता है कि उस ऑपरेशन के बाद सर मैं तो कभी ठीक ही नहीं रहेंगी। आए दिन हम लोगों के पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, और हम लोग ये सब लोग अपने क्लिनिक पर इस चीज को फील करते हैं कि जब से इनका ऑपरेशन हुआ तब से ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आते रही, और वहां पर अगर हम उस यूट्राइन मास को अगर दवाई से ठीक कर लें तो ये एक अच्छे हम लोग एक अच्छे विकल्प के रूप में हो सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं 8 अप्रैल 2020 को पेशेंट सविता देवी, एज 45 ईयर, फीमेल, प्रेजेंट कंप्लेन पेन इन लोअर एब्डोमेन लेफ्ट साइड 20 डेज। 20 दिनों से बाएं साइड के निचले हिस्से में दर्द हो रहा था। इरेगुलर मेंसेस विद लोअर एब्डोमेन। तो लोअर एब्डोमिनल पेन और इरेगुलर मेंसेस हम लोगों को सबसे पहले तो हम लोग यही सोचते हैं कि ये मेनोपॉजल एज है, और इस एज में इरेगुलर मेंसेस होना तो बिल्कुल कॉमन है। नौसिया ऑल टाइम स्पेशली व्हेन ईटिंग एंड ब्रशिंग टीथ। ब्रश करती हूँ तो मुझे उकाई होने लगता है,
और कुछ खाती हूँ तो उकाई होता है। बर्निंग मिक्चुरेशन विद फ्रीक्वेंट एंड इनवॉलेंट्री यूरिनेशन, कॉन्स्टिपेशन विद रेक्टल पेन, हिस्ट्री पर्सनल, गैसियन गैसियस एब्डोमेन, इसके अलावा कुछ खास नहीं मिला। फैमिली हिस्ट्री, फादर डाइड, हैड ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, मदर नथिंग सिग्निफिकेंट, ब्रदर दो भाई हैं, नो अदर सिस्टर्स, both are younger than patient, one of the brother had tuberculosis but treated with allopathy of 9 month course। एक भाई को टीबी था लेकिन उसका 9 महीने का इलाज हो चुका है। और जैसा कि आप रिपोर्ट देख पा रहे होंगे, बल्कि यूट्रस विथ हेट्रोजेनस मास लीजन, ये साइज है, इट इज इन सेंटीमीटर, वी कैन सी दिस इज अ बिग मास। This is the sonography report. These are the pathological reports you can see. And this is the urine culture. You can see here the gram negative bacteria E. coli isolated. And this is the prescription of that hospital. You can see this is a very famous and a very big hospital of gynecology in Patna. And these are the MRI reports you can see here. आप लोग देख पा रहे होंगे, ये MRI का रिपोर्ट है। मेंटल, अब हम लोग अपने होम्योपैथी एस्पेक्ट से जब पेशेंट को इवेलुएट करते हैं तो मानसिक सिम्टम जो हमारे पास आता है, जो आया है, माइंड माइंड पेशेंट एक हाउसवाइफ है, एंगर बिल्कुल माइल्ड है, लॉकेसियस है, ये सारे आई थिंक वेरी कॉमन है जो कि हम लोग एक इंडियन लेडी में देखते हैं। मोस्टली हाउसवाइफ हैं, बहुत कम गुस्सा करती हैं। हाँ, गुस्सा के बारे में हो सकता है कि कोई ज्यादातर गुस्सा करती हैं, लेकिन लॉकोसिटी की अगर हम बात करें तो काफी फीमेल्स में ये हमें कॉमन मिलता है। वीपिंग इजली, ये भी बहुत कॉमन है। रिलीजियस ऑक्युपाइड होती हैं। फास्टिडियस क्लीनलीनेस फोर, ये एक पेशेंट जो कि सॉरी, ये सिम्टम हम लोगों को वो करता है, पेशेंट फास्टिडियस है साफ सफाई को लेके। फिजिकल देख पा रहे होंगे, चक्कर आता है जब खाली पेट होती हैं, फास्टिंग के दौरान सर में दर्द भी होता है, उल्टी भी लगती है, माउथ स्लाइवेशन, सोने के दौरान उन्हें स्लाइवेशन भी होता है। चेस्ट पेन इन ब्रेस्ट ड्यूरिंग मेंसेस, पीरियड जब भी होता है तो उनके ब्रेस्ट में पेन होता है। एब्डोमेन गैसियस, रेक्टम कॉन्स्टिपेशन, यूरिन इनवॉलेंट्री, पेशाब रोक नहीं पाते हैं। हमने पहले भी देखा इनके कल्चर में इकोलाई था डिटेक्टेड। और बर्निंग तो मे भी इस कारण से भी हो सकता हो। मेंसेस इरेगुलर विद पेन, थर्स्ट वांटिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, बहुत ठंडा पानी और काफी मात्रा में पानी पीना चाहती हैं। बाथिंग डिजायर, ट्रैवलिंग नॉट मच। ये हमारा फर्स्ट विजिट का रिपर्टोरियल चार्ट है। आप लोग सिम्टम देख पा रहे होंगे, ये सिम्टम्स हमारे द्वारा लिया गया। हमारे पास जो सबसे पहला दवाई निकल के आ रहा है फास्फोरस। और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया, फास्फोरस टॉल सिलिंड्रिकल पेशेंट चिली होता है। आनंद जी शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि अब 2-3 मिनट बचा है। ओके सर। और मैंने पेशेंट को पल्सटीला 2 सेम सुबह खाली पेट 5 दिनों के लिए खाने के लिए दिया। ये सारा आप देख पा रहे होंगे, जो भी पेशेंट का फॉलोअप हमारे पास होता गया। ये सारा पेशेंट का डेट बाय डेट आप देख पा रहे होंगे। और वापस से मैंने पेशेंट को सोनोग्राफी के लिए सजेस्ट किया और आप देख पा रहे हैं किसी तरह का कोई मास अब दिख नहीं रहा है। अब पीछे वाले यूएसजी 28 अगस्त वाला ये यूएसजी है, जिसमें कि स्मॉल
राइट एडनेक्सल हेमोरेजिक सिस्ट आया है, लेकिन मास किसी तरह यूट्रस बिल्कुल ठीक दिखा रहा है। और लेकिन फिर 30 जून वाले में आप किसी तरह का कोई एबनॉर्मेलिटी यूएसजी में नहीं देख पा रहे होंगे। केस स्टडी। चूंकि समय की बाध्यता है तो हम लोग थोड़ा शॉर्ट में इस केस को देखेंगे। हमारी एफिकेसी ऑफ होम्योपैथी, होलिस्टिक अप्रोच, जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू डॉक्टर आनंद जी। अपना पीपीटी को अब रिमूव कर लीजिए। पीपीटी को हटा लीजिए। हाँ जी सर। शेयर को बंद कीजिए। एक जी सर। जी। हाँ, तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। 3 केस आपने क्लासिकल होम्योपैथी से दिखलाया है, और मुझे लगता उम्मीद है कि सभी को अच्छा लगा होगा। आपने क्लासिकल वे और रिपर्टोरियल अप्रोच को बताया है, तो इस तरह से प्रेजेंट करते रहिए, और लोग आगे भी आपको यहाँ पर आइए अगला सेशन में कभी ले करके केस, क्योंकि केस रिपोर्ट का पढ़ना और दिखाना होम्योपैथी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को बताता है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है कि हम लोग प्रैक्टिकल केसेस से होम्योपैथी को समझें। तो आपने इसको प्रेजेंट किया है, और इसके साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को भी धन्यवाद जो इस मीटिंग में उपस्थित हैं, और इसके साथ आज का सेशन समाप्त होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। सेशन इज हैंडेड ओवर टू डॉक्टर धनेश जी फॉर द इंग्लिश सेशन।